Good afternoon, class. This is Dr. Bhanu, and today is my lecture on pre-operation preparation. तो इसमें हम लोग क्या समझते हैं, ऑपरेशन या कोई भी प्रोसीजर, सर्जिकल प्रोसीजर होने के पहले हमें किस तरह की सावधानियां रखनी होती है, किस तरह की तैयारी रखनी होती है, किन किन चीज़ों की प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। प्री-ऑपरेशन preparation is the preparation of patient requiring surgery to optimize post-operative outcome. तो pre-operative preparation क्या होती है? पेशेंट की प्रिपरेशन होती है। सर्जरी से पहले पेशेंट को प्रिपरेशन किया जाता है टू ऑप्टिमाइज, जिससे क्या हो, पोस्ट ऑपरेटिव आउटकम बढ़िया हो। ऑपरेशन या कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर होने के बाद आउटकम अच्छा निकल के आएगा। जैसी प्रिपरेशन होगी वैसा ही हमारा आउटकम निकल के आएगा। तो अच्छा पोस्ट ऑपरेटिव आउटकम के लिए हमें अच्छी प्रिपरेशन चाहिए होगी। द प्रिपरेशन बिगिंस फ्रॉम द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द पेशेंट विद द सर्जन एंड एंड ऑन द डे ऑफ सर्जरी इन द प्री-ऑपरेटिव रूम। इसमें प्रिपरेशन किस दिन से स्टार्ट होती है? जब पेशेंट सर्जन के कांटेक्ट में आता है फर्स्ट डे से, और एंड ऑन द डे ऑफ सर्जरी, सर्जरी के दिन वो उस तरह का प्रिपरेशन खत्म होता है। तो प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट होती है? जब पेशेंट सर्जन से कांटेक्ट में आता है, मिलता है, उसके बाद सर्जिकल प्रोसीजर तक का जो भी प्रिपरेशन है वो इसमें इंक्लूड होता है। प्री-ऑपरेटिव प्लान, प्री-ऑपरेटिव प्लान में क्या हम लोग देखते हैं, ऑपरेशन के पहले जो भी प्लानिंग करी जाती है पेशेंट की। गैदर द रिकॉर्ड ऑफ रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, सभी तरह के डॉक्यूमेंट्स, सभी तरह के ब्लड रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सब हमें एक जगह पर इकट्ठा कर लेनी चाहिए। ऑप्टिमाइज पेशेंट कंडीशन, पेशेंट के कंडीशन या उसके वाइटल्स हमें देख लेने चाहिए प्री ऑपरेटिव प्लान में। चूज सर्जरी दैट ऑफर्स मिनिमल रिस्क एंड मैक्सिमम बेनिफिट, सर्जरी इस तरह से, सर्जिकल प्रोसीजर हमें इस तरह से चूज करना चाहिए जिससे कि मिनिमल रिस्क कम से कम हो और मैक्सिमम बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा अचीव कर सकें। कम से कम रिस्क और मैक्सिमम बेनिफिट। एंटीसिपेट एंड प्लान फॉर एडवर्स इवेंट्स, एंटीसिपेट एंड प्लान फॉर एडवर्स इवेंट। इन्फॉर्म एवरीवन कंसर्न, जो भी पेशेंट के साथ में कंसर्न पर्सन हो उसे इन्फॉर्म करना चाहिए, और उस सर्जरी से रिलेटेड जो सर्जन की टीम होती है, सर्जरी की टीम होती है, उन सबको भी इन्फॉर्म कर देना चाहिए फॉर इमरजेंसी पर्पस। पेशेंट असेसमेंट, पेशेंट के असेसमेंट में हिस्ट्री टेकिंग, पेशेंट की हिस्ट्री लेनी है हमें कि डायबिटिक तो नहीं है, हाइपरटेंशन का पेशेंट तो नहीं है, या इस तरह की कोई भी पेशेंट की हिस्ट्री तो नहीं है जिससे कि इसको सर्जरी में किसी तरह की प्रॉब्लम हो। एग्जामिनेशन, पेशेंट का प्रॉपर एग्जामिनेशन कर लेना चाहिए, वाइटल्स स्पेशली। इन्वेस्टिगेशन में सभी एक्सरे रिपोर्ट, सीटी रिपोर्ट, एमआरआई रिपोर्ट, ब्लड रिपोर्ट, यूरिन टेस्ट, इस तरह की चीज़ें इन्वेस्टिगेशन लैब रिपोर्ट कर लेनी चाहिए। प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट ऑफ सिस्टमिक डिसीज, अगर कोई से सिस्टमिक डिसीज है पहले से, हाइपरटेंशन या डायबिटीज या कोई भी ऐसी डिसीज है सिस्टमिक है जो, उसे हम लोग उसका सर्जरी के पहले मैनेजमेंट करना जरूरी है जिससे कि रिस्क मिनिमम हो।
प्री ऑपरेटिव असेसमेंट इन इमरजेंसी सर्जरी, अगर किसी तरह की इमरजेंसी सर्जरी है तो उसमें प्री ऑपरेटिव असेसमेंट कर लेना चाहिए। रिस्क असेसमेंट एंड कंसेंट, रिस्क किसी भी सर्जरी में किसी भी तरह का रिस्क है, अगर आने वाला रिस्क है तो उसे उसका भी असेसमेंट कर लेना चाहिए हमें। प्रिंसिपल ऑफ हिस्ट्री टेकिंग की प्रिंसिपल क्या होती है, किस तरह से लिसन, पेशेंट को केयरफुली लिसन हम करेंगे, सुनेंगे। व्हाट इज द प्रॉब्लम, ओपन क्वेश्चंस, पेशेंट से डायरेक्टली पूछेंगे किस तरह की प्रॉब्लम है आपको। क्लैरिफाई व्हाट डज द पेशेंट एक्सपेक्ट, क्लोज क्वेश्चन, और क्लैरिफिकेशन मांगेंगे पेशेंट से कि पेशेंट क्या इस सर्जरी से एक्सपेक्ट करता है। नैरो डिफरेंशियल डायग्नोसिस फोकस्ड क्वेश्चन, डिफरेंशियल डायग्नोसिस करनी होगी जिससे हमें बाद में किसी तरह की कॉम्प्लिकेशन ना हो। अगर किसी डिजीज के सिम्टम दूसरी डिजीज से मिलते हुए हैं तो उसे हमें नैरो कर लेंगे, उसको शॉर्ट आउट कर लेंगे, ठीक, थ्रू डिफरेंशियल डायग्नोसिस। फिटनेस कोमोर्बिडिटीज, फिक्स क्वेश्चन। हिस्ट्री टेकिंग स्टैंडर्ड हिस्ट्री शुड बी टेकन फर्स्टली ओपन क्वेश्चन, then on a specific question aimed at clarifying the diagnosis and severity of symptoms। ठीक है, हिस्ट्री severity of symptoms से पूछ लेंगे, mild and moderate and severe। A set of 6 questions are needed to determine fitness for surgery। Pre-operative assessment में हम इसको सर्जरी के पहले देखेंगे इसकी फिटनेस लेवल कैसा है। सर्जरी स्पेसिफिक सिम्टम इंक्लूडिंग फीचर्स नॉट प्रेजेंट, onset, duration and extremity and relieving factors should also be documented। सर्जरी से रिलेटेड अगर इसी तरह के क्या सिम्टम आ रहे हैं उससे सिम्टम को हम नोट आउट कर लेंगे। कार्डियोवास्कुलर हिस्ट्री लेंगे, चेस्ट, उसमें कार्डियोवास्कुलर हिस्ट्री में क्या लेंगे, चेस्ट पेन तो नहीं है, कोई एंजाइना जैसा, पैल्पिटेशन कैसा हो, कहीं पल्स बढ़ी हुई तो नहीं, हार्ट पल्पेट तो नहीं कर रहा है, सिंकोप की कंडीशन तो नहीं है, बेहोशी की कंडीशन तो नहीं है, डिस्निया तो नहीं है, सांस लेने में कोई प्रॉब्लम। एंड पुअर एक्सरसाइज टॉलरेंस, अगर पेशेंट सेडेंटरी लाइफ है तो उसका पुअर एक्सरसाइज टॉलरेंस होगा, ठीक है। हेल्दी पेशेंट में गुड एक्सरसाइज टॉलरेंस होगा। रिस्पिरेटरी हिस्ट्री लेंगे, हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग, प्रोडक्टिव का फीस, जस्मिया, हॉर्सनेस ऑफ वाइज और स्पीड ऑफ इंक्रीजिंग। तो इसमें क्या देखेंगे, रिस्पिरेटरी हिस्ट्री में देखेंगे पेशेंट चेन स्मोकर तो नहीं है, प्रोडक्टिव का बलगम से कब से आ रहे हैं, ड्यूरेशन कितनी है, क्वांटिटी कितनी है, कलर कैसा बलगम का, ठीक है, और ब्रीथिंग साउंड तो नहीं आ रहा है चेस्ट से, डिस्निया की कंडीशन तो नहीं है, सांस तो नहीं, उसकी ब्रेथलेसनेस की कोई दिक्कत तो नहीं, सांस लेने में दिक्कत तो नहीं, हॉर्सनेस वॉइस चेंजेस तो नहीं। इंक्रीजिंग सिवियरिटी ऑफ सिम्टम्स जनरली इंडिकेट्स वर्सनिंग ऑफ सिम्टम। तो जैसे जैसे इन सभी प्रॉब्लम्स की सिवियरिटी बढ़ेगी वैसे वैसे सिम्टम, जैसे जैसे वर्सनिंग बढ़ेगी, जैसे जैसे उसकी कंडीशन सिवियरिटी बढ़ेगी, ठीक है। न्यूरोलॉजिकल हिस्ट्री देखेंगे, किसी तरह का एपिलेप्सी तो नहीं है, मिर्गी के दौरे तो नहीं पड़ते, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, ठीक, ब्रेन इंजरी तो नहीं किसी तरह की, और टीआईए तो नहीं है, ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक, साइकियाट्रिक डिसऑर्डर तो नहीं है, पेशेंट में किसी तरह का साइकियाट्रिक डिसऑर्डर नहीं, मतलब न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर पेशेंट में किसी तरह का मेनिया तो नहीं है, स्किज़ोफ्रेनिया तो नहीं है। देखेंगे पास्ट हिस्ट्री देखेंगे पेशेंट की, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में क्या देखेंगे, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, एसटीएन हाइपरटेंशन देखेंगे, हार्ट फेलियर की कंडीशन पहले तो नहीं है, उससे भी पूछेंगे क्या, अगर हार्ट फेलियर की कंडीशन है तो नहीं है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन कौन सा फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट में, सीओपीडी कॉमन ऑब्स्ट्रक्टिव
पल्मोनरी डिजीज तो नहीं है, डायबिटीज मेलाइटस तो नहीं है, थायराइड की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है पास्ट में, और पिछला कोई यूटीआई इन्फेक्शन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन तो नहीं है या अन्य कोई डिजीज। प्रीवियस सर्जरी एंड प्रॉब्लम एनकाउंटर्ड कैन रिवील प्रॉब्लम। पिछली कोई सर्जरी उसकी हिस्ट्री हमें पता होनी चाहिए और पिछली सर्जरी के समय कॉम्प्लिकेशन और प्रॉब्लम हमें पता रहना चाहिए। दैट हमें प्रेजेंट ड्यूरिंग करंट हॉस्पिटलाइजेशन, जिससे कि करंट टाइम में जो पेशेंट एडमिट हुआ उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन ना डेवलप। प्रॉब्लम विद एनेस्थीसिया, इससे हमें ये भी पता चलेगा कि पिछली सर्जरी के समय से अगर कोई एनेस्थीसिया में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई साइड इफेक्ट नहीं था, तो इस सर्जरी के लिए भी हमें अवेयर रहेंगे एनेस्थीसिया देने से पहले। ड्रग एंड एलर्जी हिस्ट्री होनी चाहिए, पता होनी चाहिए किन किन दवाओं से पेशेंट को एलर्जी है। The use of recreational drugs and alcohol consumption should be noted as they are known to be associated with adverse outcome. अल्कोहल की हिस्ट्री और ड्रग्स की हिस्ट्री पता होनी चाहिए हमें। पेशेंट अंडर ड्रग फॉर एनी मेडिकल कंडीशन, एनी नो ड्रग एलर्जी, पेशेंट की जो भी दवाएं चल रही है वो पता होनी चाहिए, और किसी भी दवा से अगर से किसी मेडिसिन से एलर्जी है तो वो भी हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए। हिस्ट्री ऑफ सिमिलर इलनेस इन फैमिली, फैमिली में कोई हेरिडेटरी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हेरिडेटरी डिसीज तो नहीं है। हिस्ट्री ऑफ एनी सिग्निफिकेंट मेडिकल हिस्ट्री इन फैमिली, कोई स्पेसिफिक डिसीज तो नहीं है हेरिडेटरी। सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री, सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री में देख लेना है। अब एग्जामिनेशन कौन कौन से करते हैं? जनरल एग्जामिनेशन में क्या देखना है? पॉजिटिव फाइंडिंग इवन इफ नॉट रिलेटेड टू द proposed procedure should be explored further. तो जनरल पॉजिटिव फाइंडिंग है, जनरल टेस्ट में जनरल पेशेंट की एग्जामिनेशन, वाइटल एग्जामिनेशन ये सब करने हैं। सर्जरी रिलेटेड क्या होने चाहिए? टाइप, किस तरह की सर्जरी है, और साइट ऑफ सर्जरी, लेफ्ट लेग में होनी है, राइट लेग में होनी है, या एब्डोमेन में होनी है, राइट एब्डोमेन, लेफ्ट एब्डोमेन। एब्डोमिनल रीजन पता कर लेंगे किस कौन से एब्डोमिनल रीजन में उसको पेन है, किस तरह की सर्जरी होनी है, पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन क्या हो रहा है, और जो भी से पैथोलॉजी जो उसके पेशेंट की उससे रिलेटेड क्या भी सिग्निफिकेंट सिम्टम आ रहे हैं। सिस्टमिक एग्जामिनेशन उससे कर लेंगे। सिस्टमिक एग्जामिनेशन में कमॉर्बिडिटीज एंड एक्सटेंट टू लिमिटेशन ऑफ दीज ऑर्गन फंक्शन। तो हर सिस्टमिक एग्जामिनेशन में उसका कार्डियोवैस्कुलर हम लोग देख लेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम देख लेंगे, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम देख लेंगे, ठीक है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज तो नहीं है कोई उस तरह के, ये सारे सिस्टम वाइज हम लोग एग्जामिनेशन प्रॉपर्ली कर लेंगे। जनरल में और क्या देखेंगे? जनरल एग्जामिनेशन में क्या आता है? पेशेंट एनीमिक तो नहीं है, ब्लड लॉस तो नहीं है, जॉन्डिस कंडीशन तो नहीं है, हेपेटाइटिस या पीलिया तो नहीं है, साइनोसिस, पेशेंट के शरीर में नीलापन तो नहीं आ रहा, साइनोसिस कंडीशन तो नहीं है, हाइपोक्सिया की कंडीशन, न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा है, पुअर न्यूट्रिशन तो नहीं है उसका, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन का सोर्स क्या है, ठीक से फिट से लेग अल्सर है किस तरह का है, ये जनरल एग्जामिनेशन में लोग देखेंगे। कार्डियोवैस्कुलर एग्जामिनेशन में क्या देख लेंगे? पल्स, पेशेंट का पल्स कैसा है, पल्स नॉर्मल होनी चाहिए, ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना चाहिए, हार्ट साउंड, फर्स्ट हार्ट साउंड और सेकंड हार्ट साउंड प्रॉपर होनी चाहिए, उनकी रिदम प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। ब्रूट्स पेरिफेरल एडिमा, हाथ पैरों में कोई स्वेलिंग तो नहीं है देख लेना। रेस्पिरेटरी रेट आर देखना है, रेस्पिरेटरी रेट क्या है और रेस्पिरेशन में से कितनी एफर्ट लगानी पड़े पेशेंट को।
फोर्सफुली तो नहीं, फोर्स रेस्पिरेशन तो नहीं करता है। चेस्ट का एक्सपेंशन देख लेंगे, उसका चेस्ट कितना फूल रहा है, ठीक है, एक्सपेंशन अच्छा है कि नहीं, सांस लेने में कोई दिक्कत तो नहीं। एंड परकशन नोट्स, परकशन करके टैपिंग मेथड से उसको देख लेंगे, हाइड्रोथोरक्स तो नहीं है, निमोनिया तो नहीं है। ब्रेथ साउंड चेक कर लेंगे, एयरवे क्लियर है कि नहीं, ऑक्सीजन का सैचुरेशन चेक कर लेंगे, 90 अबव होना चाहिए। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एब्डोमिनल मसल्स देख लेना है, पेट में कहीं किसी भी तरह की एब्नॉर्मलिटी तो नहीं देखने की मिल रही, किसी तरह की गांठ गिल्टी, ठीक है। असाइटिस चेक कर लेना है, ये पानी तो नहीं भरा हुआ है। बाउल साउंड चेक कर लेना, नॉर्मल बाउल साउंड आ रहे हैं कि नहीं, बाउल साउंड नहीं होनी चाहिए, बाउल साउंड ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हर्निया देख लेंगे और पेशेंट के जेनाइटल्स में प्रॉब्लम तो नहीं है, वार्ड या कोई डिफॉर्मिटी, जेनाइटल डिफॉर्मिटी, जेनाइटल ऑर्गन में किसी तरह की डिफॉर्मिटी। हर्निया देख लेंगे, तो अम्बिलिकल हर्निया तो नहीं है, इंग्वाइनल हर्निया तो नहीं है। न्यूरोलॉजिकल कॉन्शियस लेवल चेक कर लेंगे, पेशेंट का मेंटल स्टेट ठीक है कि नहीं, कॉग्निटिव फंक्शन उसके प्रॉपर है कि नहीं, सेंसेशन हो रहा है पेशेंट को कि नहीं हो रहा है, मसल की पावर लॉस तो नहीं है, मसल की पावर स्ट्रेंथ ज़्यादा है कि नहीं, और मसल के टोन और रिफ्लेक्स भी हम लोग चेक कर लेंगे न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में। एयरवे असेसमेंट देख लेंगे कि पेशेंट को सांस लेने में कोई दिक्कत तो नहीं है। एग्जामिनेशन स्पेसिफिक टू सर्जरी, स्पेसिफिक सर्जरी में क्लिनिकल फाइंडिंग, साइट स्पेसिफिक इमेजिंग और इन्वेस्टिगेशन फाइंडिंग रिलेटेड टू द पैथोलॉजी फॉर व्हिच द सर्जरी इज प्रपोज्ड शुड बी नोटेड। पेशेंट की क्लिनिकल फाइंडिंग हम लोग नोट कर लेंगे और जिस साइट पे उसको पेन है, ठीक है, वो हम लोग नोट कर लेंगे। पेशेंट की इमेजिंग, एक्सरे, सीटी, एमआरआई देख लेंगे। इन्वेस्टिगेशन फाइंडिंग, ब्लड रिपोर्ट, यूरिन टेस्ट, स्टूल टेस्ट देख लेंगे, कल्चर रिपोर्ट है तो वो देख लेंगे पैथोलॉजी में जिस चीज़ की सर्जरी होनी है। सोर्सेज ऑफ पोटेंशियल बैक्टीरिया कैन कॉम्प्रोमाइज सर्जिकल रिजल्ट, स्पेशली इफ आर्टिफिशियल मटेरियल इज इम्प्लांटेड। तो पेशेंट को पोटेंट चांस हो सकते हैं बैक्टीरिया के, सेप्टिसीमिया बैक्टीरिया के, जिससे टॉक्सिन्स उसके बॉडी में फैल सकते हैं। कब? जब आर्टिफिशियल मटेरियल इम्प्लांटेड, अगर किसी तरह का इम्प्लांट हम लोग पेशेंट को लगा रहे हैं तो बैक्टीरिया और सेप्टिसीमिया के चांसेस बढ़ सकते हैं, तो वो हमें एग्जामिनेशन कर लेना है। पहले से कुछ बैक्टीरिया सिस्टमिक डिसीज तो नहीं है। चेक एंड ट्रीट इन्फेक्शन इन द प्री ऑपरेटिव पीरियड, ऑपरेशन से पहले हमें उसका इन्फेक्शन को क्योर करना है। सर्जरी पुट्स द पेशेंट लाइफ एट रिस्क एंड सो द बेनिफिट ऑफ द प्रोसीजर शुड आउटवे द रिस्क ऑफ सर्जरी। तो सर्जरी में पेशेंट की लाइफ को रिस्क होता है, इसलिए सर्जरी के रिस्क से बचने के लिए हमें इस तरह के सर्जरी में उसे बेनिफिट मिले पेशेंट को, इसलिए ये प्रोसीजर करना जरूरी होता है। एग्जामिनेशन, टाइप ऑफ सर्जरी अलॉन्ग विद पेशेंट कमॉर्बिडिटीज डिटरमाइन प्री ऑपरेटिव रिस्क। फॉर एग्जांपल, प्री ऑपरेटिव मोर्टेलिटी इन मेजर सर्जरी सच दैट आउटिक एनेरिज्म रिपेयर इज 4 to 5% इन इंडिया। तो मेजर सर्जरी में ऑपरेशन के रिस्क ज़्यादा रहते हैं, तो इस वजह से हमें मोर्टेलिटी मेजर सर्जरी में मोर्टेलिटी हमें चेक करनी रहती है। इन्वेस्टिगेशन क्या क्या होनी चाहिए? फुल ब्लड काउंट, रीनल फंक्शन टेस्ट, ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, चेस्ट रेडियोग्राफी और क्लॉटिंग स्क्रीन, पीटीसीटी और यूरिन का टेस्ट करना होता है, यूरिन एनालिसिस, ब्लड ग्लूकोज लेवल और HbA1c 3 मंथ का ग्लूकोज लेवल चेक करना होता है। और क्या इन्वेस्टिगेशन है, और लीवर फंक्शन टेस्ट, DHCG और रेलेवेंट इन्वेस्टिगेशन टू assess capacity of specific organ system and risk associated। तो इसके से रिलेटेड जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो रिस्क से बचने के
के लिए हमें कर लेना चाहिए। प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद सिस्टमिक डिसीज। प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट क्या होना चाहिए? कैपेसिटी बेसलाइन ऑर्गन फंक्शन कैपेसिटी शुड बी असेस्ड, मतलब ऑर्गन जो कि सर्जरी होने जा रही है उसके ऑर्गन में कैपेबल है कि सर्जरी के लिए, वीक ऑर्गन तो नहीं है। ऑप्टिमाइजेशन मेडिकेशन लाइफस्टाइल चेंज स्पेशलिस्ट रेफरल विद इंप्रूव ऑर्गन कैपेसिटी। अगर पेशेंट का लाइफस्टाइल और मेडिकेशन सही है तो ऑर्गन की कैपेसिटी इंप्रूव हो जाएगी। अल्टरनेटिव मिनिमल इम्पैक्टिंग प्रोसीजर एप्रोप्रिएट पोस्ट ऑपरेटिव केयर विद इंप्रूव आउटकम। तो सर्जरी से पेशेंट को कम से कम इम्पैक्ट पेशेंट पर आए, ठीक, उसके लिए ठीक एप्रोप्रिएट पोस्ट ऑपरेटिव केयर हमें करनी होती है, ठीक, टू इम्प्रूव आउटकम अच्छा करने के लिए। थिएटर प्रिपरेशन ओटी ऑपरेशन थिएटर के प्रिपरेशन में टाइमिंग का बहुत रोल है, ठीक, टाइमिंग प्रॉपर होनी चाहिए, टीम वर्क होना चाहिए, स्पेशल इंस्ट्रूमेंट एंड इक्विपमेंट प्रॉपर प्रिपेयर होना चाहिए हमारे ओटी में, ठीक है। कार्डियोवैस्कुलर डिसीज में एट प्री ऑपरेटिव असेसमेंट इट इज इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द पेशेंट हु हैव अ हाई प्री ऑपरेटिव रिस्क ऑफ मेजर एडवर्स कार्डियोवैस्कुलर इवेंट इंक्लूडिंग मायोकार्डियल इंफेक्शन एंड मेक एप्रोप्रिएट अरेंजमेंट टू रिड्यूस द रिस्क। अगर पेशेंट एमआई का है, मायोकार्डियल इंफेक्शन का है, तो या इससे रिलेटेड कोई हायर डिसीज है, तो उसके लिए हमें रिस्क को रिड्यूस करने के लिए हमारे पास एप्रोप्रिएट अरेंजमेंट होने चाहिए। Patient at high risk are those with ischemic heart disease (IHD), congestive heart failure (CCF), or arrhythmia, severe peripheral vascular disease, cerebrovascular disease, or significant renal impairment, especially if they are undergoing major intra-abdominal or intrathoracic। तो पेशेंट हाई रिस्क पे हो सकता है अगर उसे हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, IHD, ठीक, इस्केमिक हार्ट डिसीज, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और रीनल, अगर रीनल इम्पेयरमेंट की किसी तरह की प्रॉब्लम है, और ठीक है, रीनल इम्पेयरमेंट की किसी तरह की प्रॉब्लम है, और इंट्रा एब्डोमिनल कोई प्रॉब्लम है, किसी तरह की डिसीज है, या इंट्राथोरेसिक कोई एब्नॉर्मैलिटी है, तो उससे रिस्क बढ़ जाते हैं। The patient should be referred to a cardiologist if patient को कार्डियोलॉजिस्ट के पास रिफर करना होता है प्री ऑपरेशन से पहले, ऑपरेशन से पहले। किन कंडीशंस में? वो कंडीशन होनी चाहिए, a murmur is heard here and the patient is symptomatic, पेशेंट के सिम्टम आ रहे हैं और हार्ट में मरमर साउंड है। The patient is known to have poor left ventricular function, left ventricular function cardiomegaly, ischemic changes can be seen on ECG even if the patient is not symptomatic, silence in ischemia, silence in mind। तो पेशेंट को सर्जरी के पहले कार्डियोलॉजिस्ट के पास रिफर करना चाहिए अगर इस तरह के कोई सिम्टम आ रहे हैं। थैंक यू। आज का लेक्चर नहीं खत्म होता है। थैंक यू।